Hello everyone, this is Ashish Zanjanwal and this is part 2 of I am Rohtak official sample paper solution. I hope अभी तक क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए होंगे. मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले एक बार अपने ट्राई कर लेना इन क्वेश्चंस को, फिर देख लेना सॉल्यूशंस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या है? अ कंटेनर कंटेन्स x liters of milk. A thief stole 550 liters of milk and replaced it with some quantity of water. Then he repeated the same process further 2 times. And the milk in the container is x minus 122 liters. अच्छा, पहले आपका मिल्क x था, वाटर इनिशियली यू कैन से 0 होगा. ठीक है, अब आपका एक मिल्क कितना बचा है आफ्टर 2 टाइम्स? आपका x माइनस 122 बचा है. तो आपका उतनी वैल्यू से रिप्लेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका वाटर कितना होना चाहिए? 122 होना चाहिए, जब भी आपका टोटल वॉल्यूम आपकी x लीटर्स होगी. और यहाँ पे भी x लीटर्स ही आपकी वॉल्यूम होगी. तो आपसे पूछा क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर. सो दैट इज इक्वल टू 122 एंड योर आंसर इज 122. मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि एकदम से क्या करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि आपने 50 लीटर्स मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया पानी से. इसका मतलब आपकी वॉल्यूम सेम ही रहेगी. कि वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं हो रही कि पहले इनिशियली आपकी जो वॉल्यूम थी वो फाइनल वॉल्यूम भी वही रहेगी. तो इनिशियल आपकी एक्स थी वॉल्यूम, फाइनल भी एक्स है वॉल्यूम. तो आपका मिल्क अगर एक्स माइनस 122 था तो वाटर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 122 होना चाहिए. तो योर आंसर इज 122. इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन. मतलब कई बार इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है, अपने पे शक हो जाता है कि हमने सही करा है या गलत करा है. इतना इजी क्वेश्चन. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है आपका, वीना हैज टू पे 2460 to Sita 5 months later at 6% per simple interest per annum. And Geeta has to pay Sita same amount. मतलब अमाउंट तो दोनों के केस में सेम है. मतलब अमाउंट जो वीना को पे करनी है और अमाउंट जो गीता को पे करनी है वो तो दोनों सेम है. एंड आपका क्या लिखा है? बोथ बोथ टुक द सेम अमाउंट ऑफ लोन. मतलब दोनों ने प्रिंसिपल भी सेम है. प्रिंसिपल ऑफ वीना इज ऑल्सो इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ गीता. तो ऑब्वियस है, अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो आपका इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए. दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो भी सेम होना चाहिए. अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपको पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो दोनों के केस में कर लेते हैं. पी दोनों का सेम है तो उसको पी मान लेते हैं. लेकिन से पी ऑफ वीना कितना आ जाएगा? पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एन. ठीक है, तो 6 लिख दो. टाइम क्या है आपका? 5 मंथ्स है. ईयर की फॉर्म में लिखना चाहते हो आप क्या लिखोगे? 5/12 लिखोगे अपॉन 100 इज इक्वल टू. सेकेंड केस में रेट ऑफ प्रिंसिपल तो आपका पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 7.5 है. एंड आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मंथ्स निकालने. उस नंबर ऑफ मंथ्स को एम मान लेते हैं अपॉन 12, क्योंकि यहाँ पे 5/12 कर रहा था, यहाँ पे भी सेम करेंगे क्योंकि मंथ्स की फॉर्म में निकाल डिवाइडेड बाय 100. तो दिख ही गया होगा काफी चीजें. ये तो कट गया, ये भी कट गया, एंड आपका 12 से 12 भी कट गया. 6 into 5 इज 30. 30 इज इक्वल टू 7.5 है. तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. आंसर इज 4 मंथ्स. काफी इजी क्वेश्चन थे दोनों. आई होप क्लियर होगा, किसी पार्ट में डाउट नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 to 9. दोनों की एक कॉमन फिगर है. क्या है कि एक सर्कल बना हुआ है एंड एक आउटर सर्कल के अंदर दो इक्वल सर्कल हैं, दोनों का डायमीटर गिवन है. पता नहीं ये क्या लिखा है, 15h 15h. अच्छा, तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बट लिखा है आपके ऑप्शंस में फीट लिखा है. तो मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, शायद से एच का मतलब ना फीट ही बोल रहा हूँ. अदरवाइज तो काइंड ऑफ अजीब लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में भी आपका एच कहीं पे भी नहीं आ रहा है. एंड पता नहीं क्या सैम्पल पेपर बनाया उन्होंने कि जैसे ये वाला तो मैंने पाए ठीक कर दिया, उन्होंने एक्चुअल में ऐसे लिखा होता कुछ 56.25 और कुछ ऐसे डब्बा सा बना हुआ था स्क्वायर फीट. ठीक है, तो डब्बे से तो मैंने अजम्पशन ले लिया कि वो पाए होगा. एच का अजम्पशन मेरा ये चल रहा है कि ये फीट लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ. अदरवाइज तो पता नहीं क्या ही करेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है. तो हमारा है ये है. तो अच्छा, ये जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर तो ये होगा. तो बड़े सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? कि अगर सर्कल बिगर सर्कल, अगर सर्कल मान लेते हैं सेंटर, सर्कल विद सेंटर, ठीक, उसका रेडियस क्या है? उसका रेडियस है आपका 15 फीट. ठीक है, एच को मैं फीट लिख रहा हूँ. एंड आपका
उसका रेडियस क्या आ जाएगा 15 फीट। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, देन आपका दूसरा सर्कल है ऑफ सेंटर एल, इसका रेडियस क्या आएगा, इसका डायमीटर 15 है, इसका रेडियस क्या होना चाहिए 7.5 होना चाहिए। सिमिलरली सर्कल विद सेंटर एम क्या है, उसका रेडियस अगर डायमीटर 15 है तो रेडियस क्या आना चाहिए, इसका रेडियस आना चाहिए आपका 7.5 आना चाहिए दोबारा। ठीक है, जब आपको बताना है एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। ठीक है, दो मेथड है करने के, दोनों से जो आप इजी लगे फॉलो कर सकते हो। आएगा आइडिया तो लग गया होगा, शेडेड फिगर कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर के, इसका एरिया माइनस इन दोनों के एरिया को माइनस कर दो, जो व्हाइट वाले सर्कल के, सर्कल ऑफ सेंटर एल एन प्लस सर्कल ऑफ सेंटर एम, दोनों के एरिया को माइनस कर दो इससे, तो आपको इसका आ जाएगा एरिया, इसका आता है पाई आर स्क्वायर, आर इज 15 माइनस पाई 7.5 स्क्वायर प्लस पाई 7.5 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 225 माइनस 75 स्क्वायर होता है आपका 56, 2.5 होता है 56.25, तो 2 इंटू 56.25 माइनस 56.25, तो ये आ जाएगा 112.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 112.5 पाई। ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सो आर रिक्वायर्ड आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, ये दूसरा मेथड है ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 को यूज करके हम इसमें करते हैं, वो देखते हैं कैसे करेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एम एंड द एरिया ऑफ सर्कल के। अच्छा, एम मतलब ये वाला सर्कल है और के पूरा बड़े वाला सर्कल, इनका एरिया का रेशियो निकालना है। सो बड़े वाले सर्कल के का एरिया क्या आएगा, वो आएगा हमारा पाई इंटू 15 स्क्वायर, एंड सर्कल एम का क्या आएगा, उसका आएगा पाई इंटू 7.5 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, 7.5 इसका डबल ये होता है, तो आपका आंसर सॉल्व करके आएगा 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये सर्कल एम है, अगर पूरे सर्कल का एरिया क्या कितना है 1/4। ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन 1:4। अच्छा, इस रिजल्ट को आप क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे यूज कर सकते थे, आप ऐसे यूज कर सकते थे कि अगर आपको ये वाला सर्कल है, यू कैन से इसका एरिया 1/4 है, तो इसका एरिया भी 1/4 होगा, तो जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना होना चाहिए, वो ऑब्वियसली आपका 1 में से 1/4 माइनस 1/4 करोगे तो आपका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते, जो सेंटर की है उसका एरिया था हमारा पाई इंटू 15 स्क्वायर, और उसका अगर आप हाफ कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन आ जाएगा, जो हमारा ये वाला एरिया है। तो ऑब्वियसली इसका एरिया आ जाएगा 225 पाई, उसको हाफ करोगे तो आपको 112.5 पाई आ जाएगा। तो आप ये चीज भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन आपकी चॉइस, आपको जो इजी लगे कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था, आगे वाले क्वेश्चंस में जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है, या ऑब्वियसली रिपीट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई होप क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्या गिवन है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज x। इस टाइप के क्वेश्चन ना करने के 2-3 मेथड होते हैं, मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपको पता चल जाए एग्जाम में आप जो फॉलो करना चाहो सारे कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड है प्रॉपर यूजिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन है नॉन, आपका लिखा है x% ऑफ y इज इक्वल टू z, आप क्या लिख सकते हो, x% मतलब x अपॉन 100 इंटू वाई इज इक्वल टू z। तो आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज x, z का कितना परसेंटेज x होता है। मतलब क्वेश्चन ये है x अपॉन z इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है, x z का कितना परसेंटेज, ये कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल यूज करके, अगर हम सॉल्व करते हैं x अपॉन z कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई y, एंड x अपॉन z इंटू 100 क्या आ जाएगा
वो आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 मतलब 100 स्क्वायर अपॉन वाई। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऐसा आपका सी ऑप्शन है। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, बट इस वाले मेथड में एक प्रॉब्लम है बस आपकी, ये कई बार स्ट्राइक नहीं करता इस फॉर्म में हम कैसे लिखे हैं नॉन। उसके लिए दूसरा मेथड क्या है कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते आप, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप वैल्यूज भी मान सकते हैं कि अपने मन के अकॉर्डिंग एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, तो मान लेते हैं 25% ऑफ इसका एक्स की वैल्यू 25 मान लेते हैं, वाई की वैल्यू मान लेते हैं 200 मान लेते हैं। सो 25% ऑफ 200 कितना आता है? दैट इज 50 आता है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जेड इज एक्स, मतलब सिंपल बताना है कि 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। तो आंसर क्या आता है? ऑब्वियसली आपका 50% आता है। तो ऑप्शन में पुट करके देख लो कि y की वैल्यू कहाँ पे 200 पुट करने पे आपका आंसर 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 200 पुट करने पे क्या आएगा? इस पे आ जाएगा 200 का स्क्वायर मतलब 4000 अपॉन 100 करोगे तो ऑब्वियसली ये तो 50 आ नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में करोगे, इसमें x है आपका 25, तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 25 स्क्वायर आ जाएगा आपका 625 अपॉन 100 करोगे, ऑब्वियसली ये भी गलत है। सी है आपका 100 स्क्वायर अपॉन वाई मतलब 100 इंटू 100 अपॉन, अगर आप वाई की वैल्यू थी आपकी 200, तो अगर 200 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। ऑब्वियसली ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगले का भी चेक कर सकते हैं, अगले का भी डिफरेंट आएगा आपका। ठीक है, तो आंसर इस, तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से क्या यूज कर सकते हैं। कई बार इस मेथड में अच्छी बात क्या है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, आपका कंफर्म्ड होगा कि आपको बिल्कुल प्रॉपर आपका आंसर है। बट इसमें दिक्कत होती है कई बार आपको स्ट्राइक नहीं करता, तो अगर स्ट्राइक नहीं करता तो कम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे वैल्यूज मान लिया अगर आपको हमेशा आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे स्पेस में ट्राई करते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ना करने के कई सारे मेथड होते हैं। आप इक्वेशन भी लिख के कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखो या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखो, एंड ऑल कई सारे मेथड होते हैं। मैं अपने मेरे को जो सबसे सिंपल लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक बार विजुलाइज करते हैं सिनेरियो को कि ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल 450 किलोमीटर। ठीक है, अभी 450 वाले पार्ट को भूल जाते हैं, मान लेते हैं कहीं पे कुछ यहाँ पे होगा, अगर ऐसे लाइन के फॉर्म में मैं लिखता हूँ कि टाइम टेकन, दिस इज टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, क्या लिखा है? अ ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल 450 मीटर, मतलब टाइम टेकन बाय ए टाइम टेकन बाय बी से कितना ज्यादा है? 45 मिनट ज्यादा है। ठीक है, अब क्या हुआ है? ड्यू टू सम इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय अ क्वार्टर। ठीक है, तो अगर स्पीड ऑफ ट्रेन बी अगर हमारी बी थी, तो नाउ न्यू स्पीड कितनी है? न्यू स्पीड इज फॉल्स बाय क्वार्टर मतलब 3/4 हो गई, एक क्वार्टर कम हो गया तो मतलब 3/4 भी हो गई। तो अगर यहाँ पे टाइम टेकन बाय बी, अगर टीबी था जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टाइम टेकन बाय बी, तो न्यू टाइम कितना होना चाहिए? आई होप पता होगा ये वाला। न्यू टाइम शुड बी 4/3 टाइम्स जो हमारा इनिशियल टाइम। ठीक है, मतलब टाइम टेकन में इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंट कितना आ गया? यू कैन से 4/3 टी टी माइनस टी, और यू कैन से 1/3 टी। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अच्छा, दूसरे सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने? सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी, मतलब जो हमारा सेकंड सिनेरियो में जो टाइम आया है, जो आया था हमारा 4/3 टी बी आया, दिस पार्ट इज 30 मोर देन दिस, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? वो आ गया हमारा 75 मिनट्स का। इसका मतलब यू कैन से 1/3 टीवी जो हमारा इनका डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू 75, एंड टाइम टेकन बाय बी ओरिजिनली वाज इक्वल टू 225। ठीक है, इसका मतलब अगर बी को 225 मिनट्स लगते थे, ए को कितना टाइम लगता होगा? ए को 45 मिनट्स एक्स्ट्रा, मतलब 270 मिनट्स लगते होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? आपका ए को 450 किलोमीटर ट्रेवल करके करने में उसको 270 मिनट्स लगते थे,
उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था हमारा 450, टाइम कितना लगा है? 270 मिनट्स है। सबसे पहले तो 270 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे, तो आर में कन्वर्जन क्या आएगा? 270 डिवाइड बाय 60 और यू कैन से 4.5 आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन इज 4.5 आवर्स। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेशन काफी सिंपल होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज, इसके बारे में हम निकाल रहे थे, दैट इज इक्वल टू 450 बाय 4.5, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर होगा। तो लिखने के वे पे होता है, आप इंटरप्रिटेशन से कैसे कर रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। आपको इजी क्वेश्चन, आपको इजी या डिफिकल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर प्रॉपर इक्वेशन एंड ऑल लिखोगे तो शायद से काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है क्वेश्चन। ऐसे आप विजुअलाइज करके कर पा रहे हो तो काफी इजी क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप अभी तक मजा आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन सेलिंग प्राइस। पहली बात तो ये कि बाइंग प्राइस होता क्या है? बाइंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस ही होता है। ठीक है, अच्छा अभी तक ट्रेडिशनली तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम जनरली कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, बट इस वाले ने क्या करा हुआ है, इसने सेलिंग प्राइस पे भी निकाला है। तो दो सिनारियोज हैं, दोनों सिनारियो को अलग अलग देखते हैं। ठीक है, पहला है केस 1, जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं कि आपका प्रॉफिट ऑन परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस निकाला है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो हमारा एसपी माइनस सीपी होता है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये हमारा पहला सिनेरियो जो ओरिजिनली होता है। दूसरा सिनेरियो क्या है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब क्या लिखा है? व्हेन द सेलिंग प्राइस इन बोथ केसेस आर सेम, कि दोनों केसेस में आपका सेलिंग प्राइस सेम लिखती है। तो सेलिंग प्राइस को हम, इस केस में सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं x, एंड इस केस में भी सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, एंड आपका क्या लिखा है? एंड देन डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85। तो मतलब दोनों के प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस इज 85। तो यहाँ पे प्रॉफिट इन फर्स्ट केस मान लेते हैं, वो मान लेते हैं P1 ही मान लेते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट इन सेकंड केस मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। तो आपको गिवन है दोनों का डिफरेंस इज 85, एंड आपको क्या गिवन है? बोथ हैव क्लेम टू हैव मेड P% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपको 20% गिवन है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी 20% है और यहाँ पे भी 20% है। तो आपको बताना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर ईच। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इजी मेथड होगा, जैसे 120% है ना, ये 20%, 120 120, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट। ठीक है, प्रॉपर इक्वेशन एंड सॉल्व करने में भी हो जाएगा, बट टाइम लग सकता है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेट कर लेते हैं, दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम है, तो लेट सेलिंग प्राइस भी, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमने x माना था ना, x की जगह 120x मान लो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू x मानी है, x की जगह इसे 120x मान लो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे इजी हो जाएगा। इसको 120x मान लिया सेलिंग प्राइस को यहाँ पे भी, और इस केस में भी सेलिंग प्राइस को हमने 120x मान लिया। ठीक है, अच्छा सेलिंग प्राइस अगर 120x है, तो फर्स्ट केस है जिस सिनारियो में, इस वाले में, आई होप इसमें तो काफी इजी हो गया होगा आपके लिए। इसमें कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका? इसमें आपका कॉस्ट प्राइस आ जाना चाहिए आपका 100x, क्योंकि 100x होगा तो ही 20% प्रॉफिट होगा, जब आपका 120x आ रहा होगा। ये वाला पार्ट आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस इक्वेशन में पुट करके एंड ऑल आप आंसर निकाल सकते हो। प्रॉफिट का आप लिखोगे एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सिमिलरली ये केस 1 था। केस 2 के अंदर क्या होगा? कि कॉस्ट प्राइस है वो आपका उससे 20% कम होगा। ठीक है, तो 120 का 20% कितना आता है? 24 आता है। इस केस के अंदर कॉस्ट प्राइस आपका होना चाहिए, इसका 20% इज 24, 24 कम करोगे तो 96x आएगा। इस सिनारियो के अंदर कॉस्ट प्राइस 96 आएगा। चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने को हो रहा है। इस केस में प्रॉफिट इज 20x,
एंड इस केस में प्रॉफिट इज 24x। एंड अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट निकालोगे तो 120/100 आपका 20% आएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे निकालोगे सेकंड केस में, तो 24/120 वो भी आपका 20% आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, दोनों के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस 85 है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 20x था, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 24x है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस इज 4x इक्वल टू 85। x कितना आ जाएगा, 21.25। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब आपको 120x निकालना है। सो 120x कितना आ जाएगा, 120x विल बी 21.25 इंटू 120। ये सॉल्व करके थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 2550, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़े और दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, बट आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी मेथड ये था कि अगर आप कोई बढ़िया सी वैल्यू मान लो एसपी की, तो आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और आपको इजीली आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एक्स और वाई मान के करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, फ्रैक्शन में वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। इसको भी दो मेथड से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपका क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ एक्स, 2x लेसर अवेलेबल फॉर ₹24। आपको बताना प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन। ठीक है, पहला मेथड है, आई होप आपको ये पता होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। व्हेनेवर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट या सेम लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है कि 2x लेस आर अवेलेबल फॉर 24 ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ समथिंग। तो मतलब आपके दोनों सिनारी में 24 रुपीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर इज सेम, दैट इज 24। तो कभी भी ऐसा होता है, तो इतना तो ऑब्वियस है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। एंड आपने ये चीज पढ़ी होगी शायद से क्लास में, कि अगर पहले के अंदर अगर फ्रैक्शन 1/x का इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे के अंदर डिक्रीमेंट कितना होता है, 1/x+1 का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/x मतलब 20% का इंक्रीमेंट है। 20% का फ्रैक्शन में कितना लिखोगे, आप लिखोगे 1/5 का इंक्रीमेंट है। तो दूसरा केस में मतलब जो आपका कंजम्पशन है वो कितना कम होना चाहिए, 1/5+1 दैट इज 1/6। तो 1/6 का डिक्रीमेंट होगा। यू कैन से 1/6 ऑफ नंबर ऑफ एक्स। अगर आपके नंबर ऑफ एक्स ई थे स्टार्टिंग में ओरिजिनली, सो यू कैन से 1/6 ई इज इक्वल टू 2, क्योंकि आपके बारे में क्या लिखा है कि 2x कम हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या निकाला है कि 1/6 ऑफ द एक्स कम होनी चाहिए, तो 1/6 ई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ एक्स ओरिजिनली हम कितने खरीदते थे, 12x खरीदते थे। ठीक है, आपको क्या बताना है, प्रेजेंट रेट ऑफ पर डजन। ठीक है, तो पहले तो ओरिजिनल रेट निकाल लेते हैं। ओरिजिनल रेट कितना आएगा कि आप 12x खरीदते थे 24 रुपीज में। अच्छा, 12x कितने डजन हो जाएंगे, 12x इज इक्वल टू यू कैन से 1 डजन। ठीक है, सो आपका ओरिजिनल प्राइस कितना आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस इंटू नंबर ऑफ एक्स इज 1 डजन इज इक्वल टू 24 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 24 रुपीज पर डजन। ठीक है, तो आपका प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया है, तो प्रेजेंट रेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 24 को 20% इंक्रीज करोगे तो 24 इंटू 1.2 लिख सकते हो। ये सॉल्व करके आएगा आपका 28.8 आएगा, एंड ए ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला मेथड समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दूसरे मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, प्रॉपर ऐसे इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले तो आपका है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर दैट इज 24। ठीक है, ओरिजिनली प्राइस को हम पी मान लेते हैं, नंबर ऑफ एक्स को ई मान लेते हैं। ठीक है, पर डजन लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2x लेस लिखा है ना, तो नंबर ऑफ एक्स को मैं ई डिवाइडेड बाय 12 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पर डजन काउंट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 24 है, ये पहली इक्वेशन है। अब नाउ प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो अब मेरा न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1.2p इनटू नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, अब 2 कम हो गए, मतलब e-2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 24। कभी भी दो इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे वेरिएबल्स, तो ट्राई करा करो दोनों इक्वेशंस को ना एक दूसरे से डिवाइड करके,
अगर डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन को तो 24 से 24 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, और यहाँ पे क्या है 12 से 12 कट जाएगा, तो बचा क्या? बचा आपका e अपॉन 1.2e माइनस 2 इज इक्वल टू 1. सो e इक्वल टू 1.2e माइनस 2.4. सो 0.2e इक्वल टू 2.4, e इक्वल टू 12. e हमारे यहाँ से 12 आ गया. अब आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट रेट निकालना है. तो पूरी ना इक्वेशन सॉल्व मत करो, आपको ये चीज निकालनी है, ये वाला पार्ट. ठीक है, इसको हम वेरिएबल v मान लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है. आप ये भी कर सकते हो, पहले प्राइस निकालोगे फिर ये करोगे डायरेक्ट, या आप यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, इसको वेरिएबल v मान लो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इंटू e की वैल्यू 12 है, इंटू 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू 24. एंड v कितना आ जाएगा 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 28.8. ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप दोनों में से फॉलो कर सकते हो. करने को 3-4 मेथड हो रहे हैं, बट आई होप सफिशिएंट होगा इतना. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. 14 क्या है? साइन 13 पाई अपॉन 6, इसकी वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, साइन 13 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? यू कैन से 2 पाई प्लस पाई बाय 6. ठीक है, आई होप ये तो पता होगा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली. तो एक्चुअल में आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है. साइन पाई बाय 6 क्या होता है? ऑब्वियसली आपका साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो आंसर इज ए ऑप्शन. वैसे ऑप्शन भी काफी इजी है आपके, जैसे कि साइन के अंदर जनरली हमारी ये वाली वैल्यू तो कभी आती ही नहीं है अगर आप सोल्व भी ना कर पा रहे हो, और ये वाली वैल्यू कब आती है? 45 के मल्टीपल टाइप्स में आती है. तो ऑब्वियसली आपका यही ऑप्शन होना था, तो आंसर इज ए ऑप्शन. अगर आप इतनी चीज भी नहीं कर पाते तो इसलिए बताया, अदरवाइज तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर ए आ जाना चाहिए था. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, इसका करने का सबसे सिंपल मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, कि कुछ लोग बीच में चले गए या एंटर हो गए, इसका सबसे सिंपल मेथड क्या होता है? हमारा ये वाला फॉर्मूला कि मैन टाइम वाला, कि मैन इन फर्स्ट केस इनटू टाइम टेकन इन फर्स्ट केस अपॉन वर्क डन इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू मैन इन फर्स्ट केस इनटू सॉरी मैन इन सेकंड केस इनटू टाइम टेकन इन सेकंड केस अपॉन वर्क डन इन सेकंड केस. पहले केस में नंबर ऑफ मैन कितने हैं? नंबर ऑफ मैन हो, या मतलब नंबर ऑफ बॉयज लिख देंगे इस केस में. नंबर ऑफ मैन इज 9 इनटू टाइम टेकन कितना है? आपका 2 आवर्स लिखा है, अपॉन वर्क क्या है? यू कैन से 3/5 ऑफ दैट, मतलब 3/5 ऑफ द फ्रूट्स का. एंड सेकंड केस में नंबर ऑफ मैन कितने बॉयज कितने हो जाएंगे आपके? 6 बॉयज चले गए तो 3 बचे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज इज 3. टाइम टेकन आपको 3 जो निकालना है, एंड वर्क कितना है? अब आपका रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 3/5 तो आप खाना खा चुके हो, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग आपको कितना खाना है, दैट इज 2/5. बस इसको सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. ये 5 कट गया, एंड आपका ये कटा 3 आया, 3 से ये कटा, सो आपका आ गया t इज इक्वल टू 4 आवर्स, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. इससे ज्यादा आपको कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं था. इस क्वेश्चन सबसे इरेलीवेंट पार्ट था ये वाला 250 350 रुपीज, इसमें तो ध्यान ही नहीं देना था, आपका आंसर ऐसे ही आ जाए. अदरवाइज दूसरे मेथड से करोगे तो शायद से मे बी इस पर ध्यान देना हो, अदरवाइज इस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना. आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज 4 आवर्स. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्या लिखा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स. आपको कुछ एक फंक्शन लिखा है, देन आपको बताना है फॉर द रियल वैल्यू ऑफ एक्स सी और बी के बीच में कोई एक रिलेशन है, वो आपको निकालना है. ठीक है? कई सारे मेथड होते हैं इनको करने के. एक मेथड तो होता है आप डिफरेंशिएशन भी करके करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है, बट उससे पता नहीं रिलेशन आएगा या नहीं आएगा. अदरवाइज कंप्लीट स्क्वायर आप उससे भी कर सकते हो. बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है. उसका रिजल्ट बता रहा हूँ, पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ. क्या होता है कि अगर आपको एक एफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक, या तो पैराबोला ये बनता है या पैराबोला ये बन सकता है हमारा, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए. अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है
तो पैराबोला ये बनता है। अगर a लेस देन 0 होता है तो ये वाला पैराबोला बनता है। तो ये नीचे वाला पॉइंट होता है ना, इस केस में ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, एंड इस केस में ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम होता है। एंड इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, ए बी की फॉर्म में सेम ही होता है, एंड इसका कोऑर्डिनेट होता है आपका -b/2a, -d/4a। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ x। ये मतलब x की वो वैल्यू जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल होगा, एंड दिस पार्ट इज वैल्यू ऑफ fx, कि fx की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। ये d क्या होता है, d आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac। ठीक है, ये चीज इसमें पुट करके देख लेते हैं, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। पहले वाला देखते हैं fx वाले केस में। fx वाले केस में मिनिमम वैल्यू मतलब आपको वैल्यू ऑफ fx निकालनी है, आपको ये नहीं निकालनी x की किस वैल्यू पे आएगा, आपको निकालनी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो आपकी -d/4a कितना आएगा इस केस में, वो आएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट तो आ जाएगा आपका पहले तो माइनस है, डिस्क्रिमिनेंट इज b² मतलब 2b का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 1 है और c है आपका 2c² अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 2c² माइनस b²। यहाँ पे आइए ये इस केस में जो मिनिमम है। सिमिलरली दूसरा सिनारियो देखते हैं राइट हैंड साइड, इसमें इस केस की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू का भी कोऑर्डिनेट आपको यही होगा, वो क्या होगा -d/4 इन दिस केस। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस बाहर लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज यहाँ पे b की जगह -2c का स्क्वायर -4 इंटू a इज -1 एंड b इज c इज b² अपॉन -4, क्योंकि 4a लिख रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 4b² माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो आपका ये स्क्वायर में 4c² अपॉन 4, तो सिंपली दिस इज b² प्लस c²। ठीक है, तो यहाँ से ये आई है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है, आपको गिवन है दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो आपकी सिंपल सी इक्वालिटी बन गई है दैट 2c² माइनस b² इज ऑलवेज ग्रेटर देन b² प्लस c²। तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये आ जाएगा c² इज ग्रेटर देन b² प्लस b² इज 2b², एंड ऑब्वियसली अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा c इज मॉडुलस ऑफ c इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ए ऑप्शन है, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट दोबारा से देखना हो तो दोबारा से पीछे जाके देख लेना। क्या करना है यहाँ पे, हमने बस ये वाला कोएफिशिएंट निकाल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आती है डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म से आपको इजीली आंसर आ गए, देन हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन। हमारी पार्ट 2 खत्म होती है वीडियो की, अब इसके बाद पार्ट 3 देख लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मेथड थोड़े से मैं ऑब्वियसली पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में मैं नहीं डाल पाया हूँ, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड ऑल भी कर देना। ठीक है, बाय।